हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BPSC 113 दैट इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो, अच्छे से कवर करके जाते हो, तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है। जैसे यहाँ पे BPSC 113 आप इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321 और इस तरह से गेस्ट पेपर परचेज करके आप अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे हम आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एग्जामिन J.S. मिल्स थॉट्स ऑन इंडिविजुअलिज्म। तो व्यक्तिवाद के ऊपर J.S. मिल्स के क्या विचार थे, इसको हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। सो जॉन स्टुअर्ट मिल्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो 19वीं शताब्दी के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है। He strongly supported individualism, freedom and believed that every person should have the right to think, speak and act freely। तो वो बहुत ही सपोर्ट करते थे, ठीक है, मजबूती से वो सपोर्ट करते थे व्यक्तिवाद की आज़ादी की, और वो मानते थे कि हर एक इंसान, ठीक है, हर एक व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए सोचने का, बोलने का और फ्रीली, ठीक है, कि कुछ भी करने का, एक्ट करने का। ठीक है। हिज आइडियाज़ ऑन इंडिविजुअलिज्म वाज मेनली एक्सप्लेन्ड इन हिज फेमस बुक ऑन लिबर्टी। तो उनकी एक फेमस किताब है यहाँ पे ऑन लिबर्टी, उसके अंदर अपने विचारों को उन्होंने बताया कि किस तरह से व्यक्तिवाद को क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। मिल आर्ग्यूड दैट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ इसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे मिल जो है वो आर्ग्यू करते हुए बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विकास में ज़रूरी है, ठीक है, कि वो क्या कर सके, अपने आप को, ठीक है, डेवलप कर सके, और ये किसी भी समाज के प्रोग्रेस के लिए, समाज के उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति का विकास होगा तो उसी से वो समाज का भी विकास हो पाएगा। ठीक है। अब क्या है इंडिविजुअलिज्म का मतलब, ये हम समझते हैं। सो इंडिविजुअलिज्म इज़ अ बिलीफ दैट एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड शुड टू बी फ्री टू मेक चॉइसेस अबाउट हिज और हर ऑन लाइफ। ठीक है। तो व्यक्तिवाद एक विश्वास है जहाँ पे हर एक पर्सन क्या है, यूनिक है, ठीक है, अद्भुत है, और वो उसके पास क्या है, उसके पास फ्री होना चाहिए चॉइसेस लेने के लिए अपने जीवन को लेकर के, चाहे वो कोई भी हो। मिल बिलीव दैट इंडिविजुअल्स नो देयर ऑन इंटरेस्ट्स बेटर दैन द गवर्नमेंट और सोसाइटी। मिल का ये विश्वास था, ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका खुद का अपना जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर वो ले पाएगा, ठीक है, अपने बारे में, ठीक है, कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ना कि सरकार या फिर कोई समाज। ठीक है। देयरफॉर पीपल शुड हैव मैक्सिमम फ्रीडम टू डेवलप देयर टैलेंट्स, आइडियाज़ एंड पर्सनालिटीज़। इसीलिए लोगों के पास खुद का अपना एक फ्रीडम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो अपने अंदर के टैलेंट्स को, जो आइडियाज़ है या फिर पर्सनालिटीज़ है, उसको बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएँ। Next is the freedom of thoughts and expressions. Mill strongly supported freedom of speech and expression. तो यहाँ पे जो आज़ादी है कुछ बोलने का, व्यक्त करने का, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मिल। According to him, people should be allowed to express their opinion even if those opinions are unpopular or different from the majority. तो मिल का ये मानना था, ये वो मानते थे कि कोई भी लोग है, कोई भी इंसान है, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए उसको अनुमति होनी चाहिए, चाहे उसकी जो विचार हैं या ओपिनियन है, ठीक है, वो ज़्यादा मशहूर ना हो या फिर लोगों की मेजॉरिटी से अलग हो, बट उसको बोलने का हक होना चाहिए, उसके विचार रखने की अनुमति उसमें होनी चाहिए। ठीक है। ही बिलीव दैट द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हेल्प सोसाइटी डिस्कवर द ट्रुथ।
उनका विश्वास था कि अगर हम आइडियाज़ का एक्सचेंज करेंगे, फ्रीली आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, तो किसी भी समाज को सच्चाई को पता लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इफ़ ओपिनियंस आर सप्रेस्ड, सोसाइटी में लूज़ वैल्यूएबल नॉलेज एंड प्रोग्रेस। अगर ओपिनियंस को सप्रेस कर दिया जाएगा, दबा दिया जाता है, नहीं आने दिया जाता है बाहर, तो जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल नॉलेज या फिर प्रोग्रेस को खो सकता है। ठीक है, यानी कि वो क्या बोलना चाहता था ये आप जाने नहीं, हो सकता है उससे आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल सकता था। ठीक है, नेक्स्ट इज द हार्म प्रिंसिपल। वन ऑफ द मिल्स मोस्ट फेमस आइडिया इज़ द हार्म प्रिंसिपल्स। एक मिल्स का एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक आइडियाज़ था, विचार था, उसमें एक है हार्म प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द स्टेट ऑफ सोसाइटी कैन इंटरफेयर विथ एन इंडिविजुअल्स एक्शंस ओनली व्हेन दोज एक्शंस काउज हार्म टू अदर्स। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये था कि कोई भी समाज तब इंटरफेयर करे किसी भी व्यक्ति के एक्शंस के ऊपर जब उसके एक्शंस क्या कर रहे हो, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो। इफ़ ए पर्सनस एक्शन अफेक्ट ओनली हिमसेल्फ और हर सेल्फ, देन देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस। अगर कोई भी व्यक्ति का किया गया कार्य, उसके जो एक्शंस हैं वो अगर उसके खुद को किसी भी तरह से अगर हानि पहुंचाते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल्स प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी वाइल मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल लिबर्टी को बचाता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ समाज में जो ऑर्डर है, सामाजिक ऑर्डर है, उसको भी बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो एक व्यक्तिवाद का जो खुद का अपना जो विकास है वो कितना ज़रूरी है। मिल बिलीव दैट इंडिविजुअलिटी हेल्प इन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मिल का ये मानना था, ये विश्वास था कि इंडिविजुअलिटी जो है, यानी कि व्यक्तिवाद जो है, वो कहीं ना कहीं मदद करता है एक इंसान के खुद के इंटेलेक्चुअल और मोरल ग्रोथ को बढ़ाने में। When people are free to make their own choices, they become more creative, responsible and self-reliant. अगर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, उसके खुद के चॉइसेस को खुद से लेने के लिए उनको फ्री कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे और अपने लिए सेल्फ रिलायंट भी होंगे, अपने मतलब कार्य के वो रिस्पॉन्सिबल भी लेंगे। ठीक है, जो वो चीज़ें कर रहे हैं। ही आर्ग्यू दैट डाइवर्सिटी इन लाइफ स्टाइल्स एंड ओपिनियंस मेक सोसाइटी मोर डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव। वो यहाँ पे आर्ग्यू करते हुए बताते हैं कि लोगों के जीवन में जो हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, उनके लाइफ स्टाइल में, रहन सहन में, उनके ओपिनियंस में, ये कहीं ना कहीं समाज को और ज़्यादा डायनेमिक और प्रोग्रेसिव बना सकता है। ठीक है, यानी कि अगर समाज में, किसी भी समाज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा विचार वाले लोग होंगे तो कहीं ना कहीं सबके अलग अलग सोचने की क्षमता होगी, सोचने की काबिलियत होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ऑल्दो मिल सपोर्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, ही डिड नॉट फेवर अनलिमिटेड लिबर्टी। यहाँ पे जो मिल्स हैं वो सपोर्ट तो करते हैं इंडिविजुअल के फ्रीडम के, लेकिन वो उनको फुल अनलिमिटेड लिबर्टी देने को भी फेवर नहीं करते हैं। ही एक्सेप्टेड रिस्ट्रिक्शंस व्हेन एन इंडिविजुअल्स एक्शन थ्रेटेंड द राइट्स, सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शंस को, रुकावट को, कि किसी भी इंडिविजुअल्स के एक्शन से दूसरे के अधिकार, ठीक है, उसकी सुरक्षा और उसके वेलफेयर को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दस फ्रीडम मस्ट बी बैलेंस विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए यहाँ पे आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक बैलेंस, ठीक है, संतुलित मात्रा में होनी चाहिए समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, J.S. मिल्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म एम्फेसाइजेस पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थाट्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो J.S. मिल्स के जो विचार थे, यहाँ पे जो थ्योरी है, उनके सिद्धांत हैं, उनके जो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है लोगों की आज़ादी को लेकर के, उनके विचारों की आज़ादी को लेकर के और सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के विकास को लेकर के। ही बिलीव दैट सोसाइटी प्रोग्रेसेस व्हेन इंडिविजुअल्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड शेप देयर ओन लाइव्स। वो ये मानते थे, ये उनका विश्वास था कि समाज तभी आगे उन्नति करेगा, बढ़ेगा, जब कोई भी व्यक्ति जो है वो आज़ाद होगा अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, और अपने जीवन को आकार देने के लिए। ठीक है, His concept of the harm principles remains an important foundation of modern democratic societies, making him one of the strongest defenders of individual freedom. और उनका जो एक सिद्धांत होता है यहाँ पे हार्म प्रिंसिपल, वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन रखता है डेमोक्रेटिक समाज को बनाने में, लोकतांत्रिक, आधुनिक लोकतांत्रिक जो समाज है उसको बनाने में वो एक नींव रखता है, और ये उनको एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर्स बनाता है। ठीक है, यानी कि ये एक डिफेंडर की तरह यहाँ पे इनके जो सिद्धांत है वो डिफेंडर की तरह यहाँ पे आते हैं उनके लिए जो खुद का विकास चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम अपना खुद का खोजते हैं उनके लिए वो एक डिफेंडर बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो मिल्स के जो विचार हैं, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, वो यहाँ पे काम करते हैं उन किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़
डिस्कस द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो मार्क्सवाद का क्या सिद्धांत है स्टेट को लेकर के, ये हम समझेंगे। द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड लेटर एक्सपेंडेड बाय फ्रेडरिच एंजल्स। तो यहाँ पे जो मार्क्सवाद जो है उनके जो यहाँ पे थ्योरी है, सिद्धांत है, वो डेवलप किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा और बाद में इसको फैलाया गया फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द स्टेट इज़ नॉट अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स इक्वली फॉर एवरीवन। तो मार्क्सिस्ट के अनुसार, यानी कि जो मार्क्सवाद हैं उनके अनुसार स्टेट जो है वो कोई न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि सभी के लिए एक समान काम करे। इंस्टीड इट सर्व द इंटरेस्ट्स ऑफ इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास। उसके अलावा ये जो है स्टेट वो सर्व करते हैं उनको जो इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट क्लास में हैं, यानी कि जो ज़्यादा अपना वर्चस्व रखते हैं उनको ये ज़्यादा सर्व करते हैं। द स्टेट हेल्प्स मेंटेन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्रोटेक्ट्स द प्रिविलेज ऑफ द रूलिंग क्लास। तो इनका मानना है कि जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करने में मदद करता है इकोनॉमिक सिस्टम को, यानी कि जो भी हमारा जो इकोनॉमिक आर्थिक जो हमारा स्थिति है, जो आर्थिक जो सिस्टम है जो बना हुआ है उसको ये मेंटेन करने में मदद करता है और साथ ही साथ उनके जो रूलिंग क्लास है उनके जो प्रिविलेज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। मीनिंग ऑफ स्टेट इन मार्क्सिज्म। तो मार्क्सवाद की तरफ से यहाँ जो स्टेट का मतलब है वो हम समझते हैं। मार्क्स बिलीव दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल क्लासेज बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स ये मानते थे कि समाज को यहाँ पे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है जो उनके ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आधारित है। इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर आर मेनली टू क्लासेज। अगर हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो उसमें दो क्लासेज, यहाँ पे दो वर्ग बांटे गए हैं। एक है बॉर्जियस जो एक ऑनर्स होते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कैपिटल्स के, और दूसरे हैं प्रोलेटरेट जो होते हैं वर्कर्स होते हैं जो अपने लेबर को सेल्स करते हैं, बेचते हैं, काम के को बेचते हैं, ठीक है, पैसों के लिए, वेज के लिए, तनख्वाह के लिए। According to Marx, the state acts as an instrument of the bourgeois। अब यहाँ पे मार्क्स के अनुसार ये है कि जो स्टेट है वो एक्ट करता है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से, ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जो बॉर्जियस हैं उनके लिए। इट्स लॉज, पुलिस, कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस मेनली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। और इनके जो भी कानून होते हैं, पुलिस होते हैं, ठीक है, कोर्ट या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, ये सब बनाए गए हैं ताकि जो भी कैपिटलिस्ट क्लास हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो उच्च वर्ग के जो भी यहाँ पे पूंजीपति जो हैं उनके लिए ये सारी चीज़ों को बनाया गया है, ये इनका मानना है। मेन फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। इसके कुछ मेन फीचर्स को यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, a state as an instrument of class rule. Marxists argue that the state is a tool used by the ruling class to control and exploit the working class. The state protects प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सपोर्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सवाद जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट जो है वो एक औजार है जो कि यूज किया जाता है रूलिंग क्लास के द्वारा, यानी कि जो हम पे शासन करते हैं, जो शासक वर्ग है उसके द्वारा ये इस्तेमाल किए जाने वाला एक हथियार है जो कंट्रोल करता है और एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, ठीक है, वर्किंग क्लास को, ठीक है। द स्टेट, और यहाँ पे स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को और सपोर्ट करता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रूलिंग क्लास के, यानी कैपिटलिस्ट के। सेकेंड, स्टेट मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग सिस्टम। द स्टेट हेल्प्स प्रिजर्व कैपिटलिज्म बाय इन्फोर्सिंग लॉज एंड मेंटेनिंग ऑर्डर। तो स्टेट जो है वो प्रिजर्व करता है कैपिटलिज्म को अपने कानून को बना करके और ऑर्डर को मेंटेन करके। इट प्रिवेंट चैलेंजेस टू द एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और ये जो भी चुनौतियाँ आने वाली है उससे रोकता है, ठीक है, जो भी समाज और सामाजिक और जो आर्थिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसको ये बनाए रखता है, उसको ये मेंटेन रखता है, और जो भी उस पर चुनौतियाँ आती हैं उसको ये रोकता है। नेक्स्ट इज़ A state is not neutral. Unlike liberal thinkers who view the state as a neutral body, Marxists believe that the state favors the ruling class. तो जैसे कि जो लिबरल थिंकर्स होते हैं वो मानते हैं कि स्टेट एक न्यूट्रल बॉडी होता है जो सबके लिए समान होता है, लेकिन यहाँ पे मार्क्सवाद जो है वो ये मानते हैं कि ये फेवर करते हैं रूलिंग क्लास को। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफन बेनिफिट दोज हु कंट्रोल वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो सरकार की जो भी नीतियाँ आती हैं वो उन्हीं को लाभ पहुँचाती हैं जो उनका कंट्रोल पैसों पे और संसाधनों पे होता है। Next is the dictatorship of the proletariat. Marx argue that workers would eventually overthrow
कैपिटलिज्म थ्रू अ रेवोल्यूशन। तो मार्क्स का ये मानना है, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो वर्कर क्लास है वो एक समय आएगा जब वो ये कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देंगे, ठीक है, रेवोल्यूशन के दौरान, रेवोल्यूशन करके। आफ्टर द रेवोल्यूशन अ टेम्पोररी वर्कर्स स्टेट नोन एज द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट वुड बी एस्टैब्लिश्ड टू रिमूव क्लास एक्सप्लॉयटेशन। और रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा कि जो टेम्पोररी वर्कर स्टेट होंगे, जिसको कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट कहा जाएगा, वो अपना एक इस्टेब्लिश करेंगे और क्लास एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज withering away of the state. Marx and Engels believe that when a classes community society is achieved, देयर विल बी नो नीड फॉर अ स्टेट। तो मार्क्स और एंजल्स जो हैं वो ये मानते हैं कि जब क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी जहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे अचीव हो जाता है, वहाँ पे किसी भी स्टेट की ज़रूरत नहीं होती है। एज क्लास कॉन्फ्लिक्ट डिसअपीयर द स्टेट विल ग्रेजुअली वाइदर अवे। जैसे ही क्लास कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो स्टेट भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, तो स्टेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब क्रिटिसिज्म कुछ इनको मिलता है, मार्क्स की जो थ्योरी है इसको कुछ क्रिटिक्स भी मिले हैं, क्रिटिसिज्म भी मिले हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट, इट गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है। सेकेंड, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफन वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड डू नॉट ओनली फॉर कैपिटलिस्ट। तो आज के जो आधुनिक लोकतंत्र, हाँ ठीक है, जो यहाँ पे आज के जो आधुनिक यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, लोकतांत्रिक जो स्टेट हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं काम करते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ठीक है, लोगों के विकास के लिए, ठीक है, और ना ही सिर्फ कि कैपिटलिस्ट के लिए वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रेडिक्शन दैट द स्टेट वुड डिसअपीयर हैज़ नॉट बीन रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। अगर यहाँ पे जो प्रेडिक्शन किया गया था कि स्टेट जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ये प्रैक्टिस में यहाँ पे मतलब संभव नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द सोशलिस्ट कंट्रीज हैव जनरली मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इंस्टीट्यूशन। जो समाजवादी जो यहाँ पे देश हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेट इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट भले ही सोसाइटी, क्लासलेस कम्युनिस्ट भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे सोशलिस्ट कंट्रीज के पास भी क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म देते हैं मार्क्स के थ्योरी को। कंक्लूजन में हम बताएंगे, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट व्यू द स्टेट एज द प्रोडक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। तो मार्क्स का जो ये थ्योरी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मार्क्सवाद का जो यहाँ पे स्टेट के ऊपर जो व्यू है वो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट है जहाँ पे वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट और एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं रूलिंग क्लास के लिए। इट एम्फसाइजेज द रिलेशनशिप्स बिटवीन पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर। और ये कहीं ना कहीं एक अपना रिलेशनशिप्स दर्शाते हैं जहाँ पर ये पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर के बीच में एक रिश्तों को बताते हैं, ठीक है। ऑल्दो मेनी एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, इट रिमेन्स एन इन्फ्लुएंशियल अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द स्टेट इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। चूँकि इनके जो सिद्धांत हैं इनको कई सारे जगहों पर क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन फिर भी इसका एक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जो स्टेट का रोल है समाज में और पॉलिटिक्स में, राजनीति में, उसको समझने के लिए काफ़ी ये मदद करता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो मार्क्सवाद थे, जो उनके विचार थे, जो उनकी थ्योरी दी गई थी स्टेट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं समाज में होने वाले चीज़ों को प्रभावित करता है। जैसे किसी भी समाज के, किसी भी समाज को समझने में और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको समझने में मदद भी करता है, ठीक है। और इसको कई जगहों पे क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे इसको बोला गया है कि ये सिर्फ आपके मतलब कैपिटलिस्ट क्लास को सिर्फ ये नहीं दर्शाता है बल्कि दूसरों को भी दर्शाता है, जैसा कि हमने देखा था ऊपर के कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़, so the next question is, in what ways does society create inequality according to Rousseau? Explain। तो रूसो के अनुसार किस तरह से जो समाज में इनइक्वालिटी है उसको हम देखते हैं। So Jean-Jacques Rousseau was famous political philosopher who explained the origin of inequality in his book Discourse in the Origin of Inequality। So जो ये एक क्या थे, जैन जैक्यूस रूसो, ठीक है, तो ये इनका नाम होगा पूरा। तो ये एक फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर थे, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि किस तरह से इनइक्वालिटी का ओरिजिन हुआ, ठीक है, और उन्होंने अपने बुक के अंदर इसको अच्छे से
एक्सप्लेन किया था। बुक का नाम था डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू रूसो ह्यूमन बीइंग वेयर नेचुरली फ्री, इक्वल एंड पीसफुल इन द स्टेट ऑफ नेचर। रूसो के अनुसार क्या था कि जो भी मानव हैं, ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, प्रकृति के अनुसार वो फ्री है, आज़ाद है, इक्वल है, समान है और शांतिपूर्वक है। एक मतलब प्रकृति के अनुसार ये सब क्या है, उनको मिला हुआ रहता है कि वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, और काफ़ी शांति के स्थिति में होते हैं। हाउएवर एज सोसाइटी डेवलप्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इमर्ज। और लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, समाज बनता है, समाज विकसित होता है, अलग अलग तरह की असमानता यहाँ पे शुरू होने लगती है। ही बिलीव दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वेयर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इनइक्वालिटी अमंग पीपल। उनका मानना है कि जो यहाँ पे सामाजिक संस्थान होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब मुख्यतः जिम्मेवार होती हैं असमानता को फैलाने के लिए लोगों के बीच में, ठीक है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। नेचुरल इक्वालिटी इन द स्टेट ऑफ नेचर। रूसो आर्ग्यू दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर ऑल पीपल वेयर मोस्टली इक्वल। तो रूसो कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के अनुसार देखें तो सभी इंसान, सभी लोग क्या होते हैं, यहाँ पे समान होते हैं। दे लिव्ड सिंपल लाइव्स एंड फुलफिल्ड देयर बेसिक नीड्स। सबका क्या उद्देश्य होता है कि वो अपने जीवन को जीने के लिए एक सिंपल लाइफ जिए और अपने जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करें। देयर वाज नो कंपटीशन फॉर वेल्थ। कोई भी यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है पैसों को लेकर के, पावर को लेकर के या फिर किसी स्टेटस को लेकर के। तो ये स्टेट ऑफ नेचर के बारे में वो बताते हैं। पीपल वेयर इंडिपेंडेंट एंड इंजॉयड फ्रीडम। यहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं और अपने आज़ादी को अच्छे से इंजॉय करते हैं। देयरफॉर मेजर सोशल इनइक्वालिटीज़ डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई भी असमानता यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब यहाँ पे नहीं होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द बिगिनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू रूसो इनइक्वालिटी बिगेन व्हेन पीपल स्टार्टेड क्लेमिंग ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो रूसो के अनुसार क्या है कि असमानता तब स्टार्ट होती है, ठीक है, असमानता तब स्टार्ट होती है जब लोग क्या करने लगते हैं, अपना ऑनरशिप बनाने लगते हैं किसी ज़मीन या फिर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। द पीपल हु फर्स्ट सेड दिस लैंड इज़ माइन लेड द फाउंडेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो जब भी कोई पहला इंसान जिसने पहली बार जो कहा कि दिस लैंड इज़ माइन, ये ज़मीन मेरा है, ठीक है, तो तभी से यहाँ पे सामाजिक असमानता का फाउंडेशन न्यू यहाँ यानी कि रखा गया, ठीक है, यानी स्टार्ट हो गया। वंस प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज एक्सेप्टेड डिफरेंसेस इन वेल्थ अपीयर्ड। जैसे ही एक बार प्राइवेट प्रॉपर्टी स्वीकार कर लिया गया, ये जो अंतर है, ठीक है, पैसों को लेकर के यहाँ पे शुरू हो जाता है। सम पीपल बिकम रिच वाइल अदर रिमेन पुअर। कुछ लोग यहाँ पे अमीर बन जाते हैं और कुछ अभी भी गरीब रहते हैं। दिस इकोनॉमिक गैप क्रिएट डिविजन्स विद इन सोसाइटी। और यही जो इकोनॉमिक, आर्थिक जो ये एक दूसरे के बीच में जो आ जाती है ना चीज़ें, अंतर आ जाती है, ठीक है, कि एक बहुत अमीर हो जाता है और एक बहुत गरीब हो जाता है, ठीक है। गरीब इन द सेंस कि पहले जितना वो कमा रहा था अभी भी उतना ही कमा रहा है, बट वो अमीर जो हो गया ना वो उससे बहुत ज़्यादा अब कमा रहा है। तो ये डिफरेंस एक तरह से उनके बीच में इनइक्वालिटी ले आती है और सोसाइटी में लोगों का डिवीजन हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। रूसो बिलीव दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज लॉज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स वे ऑफन प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द वेल्दी। तो रूसो का मानना है कि जितने भी यहाँ पे सामाजिक संस्थान हैं, जैसे कानून हो गए, सरकार हो गए या फिर कोई भी राजनीतिक सिस्टम हो गया, वो सब जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं सिर्फ उनके जिनके पास पैसे होते हैं, उनके ज़रूरतों को ये प्रोटेक्ट करते हैं। लॉज वे आर क्रिएटेड मेनली टू सेफ गार्ड प्रॉपर्टी रैदर दैन इंश्योर इक्वालिटी। कानून जो बनाए जाते हैं उनका खासा जो उद्देश्य होता है वो दूसरों के प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना होता है, उसको सुरक्षा देना होता है, ना कि इक्वालिटी लाना। As a result, the rich gained more power and influence while the poor become dependent and disadvantaged। जिसके फलस्वरूप देखने को मिलता है कि जो अमीर होते हैं वो और ज़्यादा ताकतवर, प्रभावशाली हो जाते हैं, वही जो गरीब होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे पे निर्भर और डिसएडवांटेज रह जाते हैं, मतलब उनके पास कई सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो ये हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट इज द कंपटीशन एंड द डिज़ायर फॉर स्टेटस। सोसाइटी इनकरेज पीपल टू कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर। अब समाज जो है वो यहाँ पे क्या करता है, लोगों को उत्साहित करता है कि वो अपने आप को दूसरों से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। रूसो कॉल्ड दिस फीलिंग एम्योर प्रोप्रे सेल्फ लव बेस्ड ऑन अदर्स ओपिनियन। तो रूसो इसको क्या कहते हैं कि इसको वो कहते हैं एम्योर प्रोप्रे, दैट इज़ द सेल्फ लव बेस्ड ऑन अदर्स ओपिनियन। मतलब खुद को हम
प्यार तो दे रहे हैं लेकिन ये हम दूसरे के ओपिनियंस के अनुसार कर रहे हैं। मतलब कि अगर दूसरा चाहता है कि हमको, मतलब एक तरह से ऐसा हुआ ना कि अगर हम खुद से अगर कमा रहे थे तो हम 100 रुपया कमा करके खुश थे, ठीक है, इतना हमारा अर्निंग था और हम इस पर खुश थे। लेकिन अब हम दूसरे को देख रहे हैं कि वो 1000 कमा रहा है तो अब हम इस पर खुश नहीं हैं, ठीक है। तो यानी कि दूसरे के ओपिनियन के हिसाब से हम अपना सेल्फ लव ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पीपल्स बिगिन टू सीक प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन एंड सोशल स्टेटस। अब लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं कि उनको प्रेस्टीज चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, एक सामाजिक पहचान चाहिए, एक रुतबा चाहिए, ठीक है। दिस कंपटीशन क्रिएट्स जेलसी, प्राइड एंड राइवलरी। और ये जो कंपटीशन जो आ जाता है ये कहीं ना कहीं जलन, ठीक है, प्राइड, घमंड और एक तरह से राइवलरी का शुरुआत कर देता है। दोज विद ग्रेटर वेल्थ एंड पावर रिसीव मोर रिस्पेक्ट लीडिंग टू फर्दर इनइक्वालिटी। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, पावर होता है, उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है और इससे कहीं ना कहीं असमानता शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। एज सोसाइटीज़ बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी डेवलप्ड। चूँकि सोसाइटीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, जितना अच्छे से उतना ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकली इनइक्वालिटी डेवलप होता है। सम इंडिविजुअल्स गेन अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर अदर्स। कुछ यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पास अथॉरिटी होता है कि वो दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स एंड रूलर्स ऑफन यूज दियर पावर टू मेंटेन एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज। सरकार हो गए या फिर जो भी शासक हो गए वो यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करके ये जो सामाजिक और आर्थिक अंतरें हैं या फिर असमानता है इसको बनाने में, मेंटेनेंस करने में लगी रहती है। दस इनइक्वालिटी बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो असमानता है वो हमेशा के लिए एक तरह से मतलब स्थापित की गई है और ये चलते रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोरल एंड सोशल कॉन्शियसनेस। रूशो बिलीव दैट इनइक्वालिटी हार्म्स ह्यूमन फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। रूशो का मानना है कि जो असमानता है वो कहीं ना कहीं मानव के आज़ादी और उसकी खुशियों को नुकसान पहुंचाता है। इट क्रिएट्स डिपेंडेंस, एक्सप्लॉयटेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल। ये लोगों के बीच में डिपेंडेंस, निर्भरता कायम करता है, एक्सप्लॉयटेशन उनका शोषण करता है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि टकराव एक तरह से, ठीक है, लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं बातों को लेकर के। इंस्टीड ऑफ लिविंग फ्रीली एंड इक्वली इंडिविजुअल्स बिकम्स ट्रैप्ड इन सोशल इनहेरिटेंस एंड अनइक्वल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे वो जो लोग पहले खुशहाल रह रहे थे, समानता से रह रहे थे, अब उसके बजाय वो लोग यहाँ पे लग जाते हैं कि अपने हायरार्कीज़ को बनाने लग जाते हैं कि समाज में मेरा कितना ऊंचा स्थान होगा, ठीक है, और अनइक्वल रिलेशनशिप्स में वो मतलब फंस जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे लोग क्या होते हैं, अब जो पहले खुशहाली से रह रहे थे वो अब किसी के अंदर डिपेंडेंस होकर रह रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशंस का शिकार बन रहे हैं, ठीक है, और आपसी टकराव भी बढ़ रहा है। जैसे आजकल देखते हैं ज़मीन को लेकर के सब भाई भाई से लड़ रहा है, ठीक है, तो ये सब इसी के कारण है। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे, रूशो आर्ग्यू दैट सोसाइटी क्रिएट्स इनइक्वालिटी थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अनइक्वल लॉज, कंपटीशन फॉर स्टेटस एंड पॉलिटिकल पावर। तो रूशो का मानना है कि जो समाज है वो असमानता को जन्म देता है, असमानता लाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू, अनइक्वल लॉज बना करके और स्टेटस के लिए कंपटीशन करके और पॉलिटिकल पावर की वजह से। वाइल ह्यूमन्स आर नेचुरली इक्वल, सोशल इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली प्रोड्यूस इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज। चूँकि मानव जो हैं वो प्राकृतिक रूप से क्या है, समान है, ठीक है। अगर हम किसी भी इंसान की बात करें, अगर वो जब जन्म लेता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके पास क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो खाली हाथ आता है, ठीक है। वैसे ही सारे इंसान खाली हाथ ही आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, बाय बर्थ ये नेचुरली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट धीरे धीरे हमारा समाज में बनाए गए जो नियम कानून हैं, जो पॉलिटिकली चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, ये सब जो इनइक्वालिटीज़ है ये क्रिएट किया जाता है। देयरफॉर रूशो एम्फसाइज द नीड फॉर ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड कॉमन गुड्स टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटीज़। इसलिए रूशो जो है वो यहाँ पे ऐसे समाज के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे समाज होने चाहिए जहाँ पर जो आधारित हो आज़ादी के ऊपर, समानता के ऊपर और कॉमन गुड यानी सबके भले के ऊपर, ठीक है, जिससे कि असमानता को कम किया जा सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रूशो का क्या मानना है समाज को लेकर के, समाज में जो असमानताएं फैली हैं उसको लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ देखेंगे दैट इज़, हाउ इज़ द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ मटेरियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। So Karl Marx theory of historical materialism is one of the most important theories in the social and political thought। तो जो कार्ल मार्क्स की दी गई है जो सिद्धांत है, थ्योरी है हिस्टोरिकल मेटरलिज्म के ऊपर, वो एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण थ्योरी मानी जाती है सामाजिक और राजनीतिक विचारों के ऊपर। इट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम। ये बताता है कि कैसे एक
ठीक है, मनुष्य का जो समाज है, ठीक है, वो कैसे डेवलप करता है बदलते हुए समय के अनुसार। मार्क्स बिलीव दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सोसाइटी प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग हिस्ट्री। मार्क्स का ये मानना है, मार्क्स ये मानते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, किसी भी समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो एक बहुत ही अहम रोल निभाती है इतिहास को आकार देने में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ मटेरियलिज्म बिकॉज इट फोकस ऑन सोशल चेंज, क्लास रिलेशंस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रेदर देन ओनली द फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही अलग होता है दूसरे तरह के मटेरियलिज्म से, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो होता है समाज में होने वाले चेंजेस के ऊपर, क्लास रिलेशन के ऊपर और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज द व्यू दैट द मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि ऐसा, ठीक है, हाँ, एक हमारा नज़रिया जहाँ पर जो मटेरियल और इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि कितने हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमी बेहतर है, ठीक है, किसी भी समाज का, ठीक है, वो बताता है उसका सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जो भी संस्थान है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वे पीपल प्रोड्यूस गुड्स एंड अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे मार्क्स के अनुसार क्या है कि जिस तरह से लोग अपने गुड्स, ठीक है, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, अपने लाइवलीहुड्स के लिए चीज़ों को अर्न करते हैं, वो किसी भी समाज का नींव रखता है, उसको फाउंड करता है, ठीक है, फाउंडेशन उसका करता है। ठीक है, मार्क्स आर्ग्यू दैट हिस्ट्री प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट स्टेज सच एज। मार्क्स यहाँ पे बताते हैं कि जो इतिहास है वो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग स्टेज से होते हुए गुजरता है, जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म। तो इन सारे स्टेज से होकर के ही हमारा इतिहास जो है वो गुजरा है। सो the transition from one stage to another takes place because of conflicts between different social classes। तो यहाँ पे जो ये हमको ट्रांजिशन देखने को मिलता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है जो दो अलग अलग क्लास के सामाजिक जो वर्ग हैं उनके बीच में होने की वजह से हुआ है। ठीक है, अदर काइंड ऑफ मेटरलिज्म, दूसरे जो मेटरलिज्म के जो प्रकार है उसको हम समझते हैं। बिफोर मार्क्स देयर वेयर अदर फॉर्म्स ऑफ मेटरलिज्म सच एज मैकेनिकल मेटरलिज्म। फर्स्ट इज द मैकेनिकल मेटरलिज्म। सो मैकेनिकल मेटरलिज्म एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मैटर एंड फिजिक्स लॉ। तो मैकेनिकल मेटरलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे सभी चीज़ों को मैटर और फिजिक्स लॉ के बीच में दर्शाया गया है, समझाया गया है। इट व्यूज़ ह्यूमन बींग एज अ मशीन्स एंड प्ले लिटिल अटेंशन टू सोसाइटी, हिस्ट्री और ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे मनुष्य को एक तरह से मशीन के नज़रिए से देखा गया है और बहुत कम ध्यान दिया गया है समाज, इतिहास और मानव के सोच विचार के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज द फिलोसफिकल मेटरलिज्म। फिलोसफिकल मेटरलिज्म स्टेट द मैटर is the ultimately reality and that everything including thoughts and ideas come from material condition। तो फिलोसफिकल मेटरलिज्म कहता है कि यहाँ पे जो भी मैटर होता है, ठीक है, वो सारी रियलिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सभी जो चीज़ें हैं, चाहे हमारे विचार हों, सोच हो, ठीक है, ये सब मटेरियल कंडीशन से ही आते हैं। हाउएवर इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। लेकिन ये बताता नहीं है कि कैसे समाज जो है वो समय के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल मेटरलिज्म ओवर अदर मेटरलिज्म। सो हिस्टोरिकल जो मेटरलिज्म है वो कैसे दूसरे मेटरलिज्म से अलग है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंस उनका। फर्स्ट इज द फोकस ऑन हिस्ट्री। अदर मेटरलिज्म थ्योरीज मेनली स्टडी मैटर एंड नेचर। दूसरे जो मेटरलिज्म थ्योरी हैं वो सिर्फ मैटर और नेचर के बारे में बताते हैं। वहीं हिस्टोरिकल मेटरलिज्म जो है वो बताता है मानव के जो समाज हैं और उनका जो इतिहास है उनके विकास के बारे में। ठीक है, सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। मार्क्स एम्फेसाइज द इकोनॉमिक रिलेशंस एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन शेप सोसाइटी। मार्क्स जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि जो इकोनॉमिक रिलेशन है, आर्थिक जो रिश्ते हैं और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी किस तरह से हम चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, वो किसी भी समाज को आकार देने के लिए यहाँ पे होती है। अदर मेटेरियलिस्ट थ्योरीज डू नॉट गिव सच इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वहीं दूसरे जो मेटेरियलिस्टिक थ्योरीज हैं वो कहीं से भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो क्लास स्ट्रगल है उनके क्या रोल होते हैं ये देखते हैं। हिस्टोरिकल मेटरलिज्म कंसीडर क्लास स्ट्रगल एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म है, जो मार्क्स के दिए गए सिद्धांत है, वो ये दर्शाते हैं कि क्लास स्ट्रगल कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होता है इतिहास का। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी वर्ग बनाए गए हैं उनके जो स्ट्रगल्स हैं वो दिखाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ मेटरलिज्म जनरली इग्नोर सोशल क्लासेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। वहीं दूसरे जो फॉर्म हैं मेटरलिज्म के वो इग्नोर करते हैं, चाहे वो सोशल क्लास हो चाहे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो उनको। नेक्स्ट इज द डायनामिक नेचर। हिस्टोरिकल मेटरलिज्म सीज सोसाइटी एज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड डेवलपिंग। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म जो दिया गया है
के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, वो बताता है कि जो समाज है वो लगातार बदलते रहता है और विकसित करते रहता है अपने आप को। मैकेनिकल मेटरलिज्म ऑफन व्यूज रियलिटी एज फिक्स्ड एंड गवर्न ओनली बाय फिजिकल लॉज। वहीं जो मैकेनिकल मेटरलिज्म है वो बताते हैं कि जो रियलिटी है वो फिक्स्ड है और ये गवर्न किया जाता है फिजिकल लॉज बना करके, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मार्क्स थ्योरी एम्स टू अंडरस्टैंड एंड चेंज सोसाइटी। मार्क्स की जो थ्योरी है उनका जो मेन मकसद है कि हमको समाज को समझना है और उसको बदलना है। अदर मेटरलिस्टिक थ्योरीज मेनली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड विदाउट फोकसिंग ऑन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं जो दूसरे मेटरलिस्ट थ्योरीज हैं वो उनका जो सिद्धांत है वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के नेचर को समझना है बिना सामाजिक बदलाव किए हुए, ठीक है, समाज में बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाए हुए, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम इसको बता सकते हैं, कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मेटरलिज्म इज यूनिक बिकॉज इट कनेक्ट्स मटेरियल कंडीशंस विथ हिस्टोरिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो कार्ल मार्क्स की जो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म है वो बिल्कुल यूनिक है क्योंकि ये कनेक्ट करती है मटेरियल कंडीशंस को हिस्टोरिकल और सोशल डेवलपमेंट के साथ। अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ मेटरलिज्म दैट फोकस मेनली ऑन मैटर एंड नेचर। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ मेटरलिज्म हैं उनका जो मेन फोकस होता है, उनका जो मेन ध्यान होता है वो मैटर और नेचर के ऊपर होता है। मार्क्स थ्योरी एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक सिस्टम, क्लास स्ट्रगल्स एंड सोशल रिलेशन शेप ह्यूमन्स हिस्ट्री। मार्क्स की जो सिद्धांत है, मार्क्स की जो थ्योरी है वो बताती है कि कैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, वो क्लास स्ट्रगल और सोशल रिलेशंस से मिल करके, ये तीनों जो है मिल करके मानव इतिहास का आकार देती है, मानव इतिहास को आकार देती है। देयरफॉर हिस्टोरिकल मेटरलिज्म प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल चेंज एंड रिमेन्स एन इन्फ्लुएंशियल थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़। इसलिए यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देता है समाज में होने वाले बदलाव के बारे में और उसका जो प्रभाव है वो भी हमको समझने में मदद करता है समाज के होने वाले विकास को, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्ल मार्क्स की दी गई जो ये हिस्टोरिकल मेटरलिज्म की जो थ्योरी है वो कैसे बिल्कुल यूनिक है और ये समाज में होने वाले जो विकास होते हैं, बदलाव होते हैं, उसके बारे में बताती है, ठीक है, और ये इतिहास को भी जोड़ के रखती है। तो इस तरह से हमने अपना आज का सेशन कंप्लीट किया जो था BPSC 113। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।